नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी आप लोगों के बीच में। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले, गांव के बारे में बेहतर करने वाले, इसके साथ साथ हमारे देश के निर्माण में भी बेहतर योगदान देने वालों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच में आज वो शख्स हैं जिन्होंने पुलिसिंग की व्यवस्था को बेहतर किया है। भविष्य के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ 1993 बैच के पीपीएस ऑफिसर और वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद के में स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के एसपी ब्रजेश कुमार मिश्रा सर हैं। आपका सबसे पहले तो सर स्वागत है। और आपके बारे में मैं बता दूं, पुलिस विभाग के आप एसपी हैं, इसके साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों के बारे में आपकी बेहतर समझ है। समय समय पर लेखों के माध्यम से और अध्ययन के माध्यम से आप समाज को और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की जिम्मेदारी, उसका ज्ञान देने का काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। और गांव देहात से आप ताल्लुक़ रखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कैसी हुई, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सुल्तानपुर के सारे ग्राम प्रधानों का गांव में जा कर के वहां गांव की स्थिति के बारे में प्रधानों का इंटरव्यू लिया और उसे अपने एक मीडिया चैनल में उसको एक आधार प्रदान किया। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई। साथ ही मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रुचि हमेशा पठन पाठन में रही है। मैं पुलिस विभाग में भले ही हूँ, लेकिन आज भी मैं 3-4 घंटे प्रत्येक दिन अध्ययन करता हूँ। और मेरे लेख आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर समय समय पर जो प्रासंगिक लेख होते हैं उनको भी लिखता रहता हूँ। वर्तमान में सर आप पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में किया था, यहाँ पर क्या कुछ जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो पुलिसिंग है उसमें अब जो है अपराध पर, साइबर जो क्राइम है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सूचना क्रांति के दौर में जितना हम आगे जा रहे हैं साइबर क्राइम भी उतने तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, पहले जब हम लोग पुलिस सेवा में आए थे तो ज़्यादातर लूट की घटनाएँ होती थी कि गोली मार के पैसा लूट लेना जी। अब ये घटनाएँ कम हो गई हैं, क्योंकि जब से ये साइबर अपराध बढ़ा है तब से जो फ्रॉड टाइप के लोग हैं, जो इसमें प्रशिक्षित लोग हैं, वो घर बैठे ही फ्रॉड करके पैसा कमा ले रहे हैं जी। तो जब ये स्थिति काफ़ी विकराल हो गई तो इसमें अब सरकार के द्वारा भी, पुलिस विभाग के द्वारा भी आप देख रहे होंगे कि विभिन्न ज़िलों में साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं जी। और सभी जनपदों में एक साइबर सेल स्थापित है, सर्विलांस सेल स्थापित है, क्राइम ब्रांच स्थापित है। अगर किसी को इस तरीके से किसी के साथ घटना हुई है तो वो जाके अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करा सकता है। सुल्तानपुर के इस जो है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कितने अभी जो है भविष्य के एक अच्छे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनने की जो तैयारी चल रही है, कितने ऑफिसर हैं और कैसे किस तरीके से उनको उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि लोग बहुत सारी जानकारियां जानना भी चाहते हैं कि वर्दी पहनने से पहले उसके काबिल कैसे बना जाए। काबिल में तो सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है, फिर जो है आपका फिजिकल और जो है मानसिक रूप से आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, वो सारे फिटनेस के होते हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्रेनिंग चलती है वो ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें आपका गाइडेंस लोगों को मिल रहा है? जी, ऐसा है कि मेरे यहाँ 621 सीधी भर्ती के उप निरीक्षक वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें लगभग 150 से 200 लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे प्रशिक्षु हैं, जिसमें MBA हैं, MCA हैं, BCA हैं, MBA हैं, आपके MSc हैं, BSc हैं, BTech हैं जी। तो काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के ट्रेनिंग के लिए आए हैं चुन करके। ये पब्लिक के लिए अच्छी बात भी है और हम लोगों का सौभाग्य भी है, कितने उच्च शिक्षित लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात, किनका प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है? देखिए, हम लोगों की भूमिका कुम्भकार जैसी होती है। जैसे कुम्भकार मिट्टी को घड़े का रूप देता है, मिट्टी तितर बितर रहती है,
लेकिन जब कुम्भकार उसको बनाता है एक सुंदर सा घड़ा बन जाता है। वैसे ही जब ये बच्चे आते हैं तो इनको चलने फिरने, बोलने चालने की विभिन्न प्रकार की आदतें रहती हैं। हम लोग उसको पीटी, परेड, ट्रेनिंग करा करके, एक यूनिफॉर्म पहना करके एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनको परिणत करते हैं। जी। जो लेख हैं वो समय समय पर जो है अलग अलग अखबारों में छपते हैं, पत्रिकाओं में छपते हैं। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं सर। आपने एक लेख लिखा था जिसमें आपने कहा था कि भारतीय जनमानस में नवचेतना का संचार करने वाले शंकराचार्य द्वारा जो अद्वैत लोक नामक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो शंकराचार्य जी हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली रहा है। उन्होंने देश को चारों दिशाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। उसके साथ साथ भारतीय जीवन दर्शन में भी उनका बड़ा योगदान है। तो उस पर कुछ आप बताना चाहेंगे सर शंकराचार्य जी? देखिए, शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हैं जी। और अभी हाल में ओंकारेश्वर में उनकी स्टैचू स्थापित हुई है जिसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया है जी। अद्वैत प्रतिमा जी। उनके चूँकि फिलॉसफी का नाम है अद्वैत वेदांत, इसलिए उसके नाम पर ही वहाँ एकात्म प्रतिमा या अद्वैत प्रतिमा का नाम उसका रखा गया है। तो उस पर जब ये उद्घाटन होने को था उसी दिन मैंने एक लेख लिखा था। तो ये प्रतिमा एक सामान्य प्रतिमा नहीं है, बल्कि इससे एक प्रेरणा लेकर लोग शंकराचार्य की तरह एक विद्वानों की श्रृंखला में आने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भारत को संगठित करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। शंकराचार्य जी जब घर से निकले थे केरल से, केवल एक कमंडल लेके निकले थे, उनके हाथों में और कुछ नहीं था। ज्ञान था उनका और एक कमंडल हाथ में था। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से उस समय बौद्धों को, जैनियों को, मीमांसकों को सबको पराजित किया और पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जी। उनका शास्त्रार्थ प्रयागराज में भी कुमारिल भट्ट से हुआ जो प्रसिद्ध मीमांसक थे। उसके बाद कुमारिल भट्ट चूँकि उस समय अग्नि में अपनी देह को भस्म करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य मंडन मिश्र हैं, उनसे जाकर के आप शास्त्रार्थ करिए और उनको हरा दीजिए, तब ये माना जाएगा कि आप प्रकांड विद्वान हैं। तो वो मंडन मिश्र के पास गए, तो मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ हुआ तो ये हुआ कि रेफरी कौन बनाया जाएगा, निर्णायक कौन बनेगा। तो शंकराचार्य जी ने तुरंत कहा कि मंडन मिश्र जी, आपकी पत्नी भारती जो है वो प्रकांड विदुषी हैं, उनको बना दिया जाए। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि शंकराचार्य जी के मन में ये जरा सा भी भास नहीं था कि ये इनकी पत्नी है तो किसी तरह से उनके साथ पक्षपात करेंगे। और अंत में शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को हराया और उनकी पत्नी ने शंकराचार्य जी को विजयी घोषित किया। बाद में मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बने, उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा और जो हमारी श्रृंगेरी में पीठ है शंकराचार्य की, उस पीठ का प्रथम शंकराचार्य उन्होंने नियुक्त किया। एक लेख सर और आपका आया था जो आधुनिक कह सकते हैं, इसके साथ साथ विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य उसको माना जाता है। अवधी क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, अवधी में ही लिखा गया श्री रामचरितमानस। उसको कहते हैं कि भारत में जो है जीवन अगर किस तरीके से जीना है, जीवन दर्शन उसमें स्थापित है। कौन सा पात्र, कौन सा किरदार किस तरीके से निभाना है, वो श्री रामचरितमानस से हमारी जो लोक संस्कृतियां हैं, लोक में स्थापित लोग हैं, उसी से सब सीखते हुए आए हैं। वर्तमान में समय में सर उस पर जो है लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कई जगह पे उसकी प्रतियां भी जलाई जा रही हैं। तो सनातन के बारे में और श्री रामचरितमानस के बारे में एक लेख आपका हमने पढ़ा था जिसका शीर्षक था कि लोकनायक का सामान्यवादी महाकाव्य, समन्वयवादी महाकाव्य जो है ये रामचरितमानस है। देखिए, रामचरितमानस के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान हम बहुत खतरनाक होता है। तो जब तक आप किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में आपको बृहद ज्ञान नहीं होगा। कोई एक चौपाई पकड़ लीजिए, उसी को बताने लगिए कि पूरा ग्रंथ खराब है, ऐसा नहीं हो सकता जी। आप देखिए, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था जी,
तो बाली को भगवान राम ने मारा, सुग्रीव की रक्षा की। तो बाली ने रामचंद्र जी से कहा कि मुझे कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। तो भगवान राम ने एक बड़ी चीज़ कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदिष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो आज जो मांग हो रही है कि महिलाओं से छेड़खानी पे या उनके साथ दुष्कर्म करने पर फांसी हो, मृत्युदंड हो, तमाम आए दिन देखिए मांग करते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि ताहि बधे कछु पाप न होई, उनको मृत्युदंड देने से कोई पाप नहीं लगता। बाली चूंकि सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, ये सब कन्याएं हैं, कन्याओं को जो छेड़ता है या उनके साथ गलत कार्य करता है उनको मारने से कोई पाप नहीं लगता। इसके अतिरिक्त आप देखिए आए दिन दहेज हत्याएं होती रहती हैं समाज में जी। बहुएं आती हैं, सास ससुर पति मिल करके जला देते हैं, तमाम FIR थानों पे लिखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब रामचंद्र जी और सारे भाइयों की शादी हुई, जनकपुर से वापस अयोध्या आए, तो राजा दशरथ ने सबको विदा करने के बाद अपनी रानियों को बुलाया और उनसे बहुत बड़ी बात की और उनसे कहा कि बधू लड़किनी परिगृह आई, राखऊं पलक नयन की नाई। जब कोई बहू घर में आती है तो उसको सास का दायित्व है कि उसी तरीके से रक्षा करें, उसी तरीके से स्नेह करें जैसे आँख की रक्षा पलकें करती हैं। कभी कोई ढेला मारता है तो आपकी पलकें पहले ही बंद हो जाती हैं और वो ढेला जाके पलकों पर लगता है, आँख पर नहीं लग पाता है। तो इसलिए माता पिता के प्रति पुत्र का क्या दायित्व होना चाहिए, गुरु का शिष्य के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी है। आप देखिए कि जो राजा, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी हो वो अवश्य ही नरक का भागी होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामयम। आप देखिए इन सब चीज़ों को किसी को नहीं दिखाई पड़ता कि ये सब चीज़ें समाज में प्रसारित करें, जो आज कुरीतियाँ फैली हैं तमाम चीज़ें। तो एक मुझे रहीमदास जी का दोहा याद आता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तो हम किसी ग्रंथ में अगर 2-4 बातें गलत भी लिखी गई हैं तो हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। बिल्कुल। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए, उससे समाज में परिवर्तन करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज गांव देहात मुलाकात सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सुल्तानपुर जनपद में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के SP ब्रजेश कुमार मिश्रा सर से। इन्होंने पुलिसिंग के साथ साथ आध्यात्मिक तरीके से किस तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था को अच्छा किया जाए, समाज में बेहतर काम किया जाए, और उसकी जानकारी भी सर ने दी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली और भी सीरीज में और लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।